दोस्तों, आपको ये नया वीडियो में हार्दिक स्वागत है। कई हारमोनियम निर्माता, हारमोनियम रिपेयर करने वाला, संगीतकार और अपना चैनल की जो सब्सक्राइबर अक्सर वॉइसिंग और ट्यूनिंग ये दोनों के बीच में जो अंतर है उसके बारे में पूछते हैं। दोस्तों, वॉइसिंग और ट्यूनिंग दोनों अलग अलग गतिविधियों है, लेकिन उनकी जो आउटपुट या परिणाम लगभग एक जैसा ही होता है। आज हम वॉइसिंग और ट्यूनिंग के बारे में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उस पर चर्चा करते हैं। जो निर्माताओं से, जो मैन्युफैक्चरर से जो रीड्स आते हैं, जो पट्टी आता है, वो जनरली आवश्यक पिच या फ्रीक्वेंसी नहीं है तो सुर पे नहीं होते। जो कंपनियों से जो रीड आता है उसमें जो सी, मान लीजिए सा, वो कभी कभी रे बोलेगा, कभी कभी नी बोलेगा, कभी कभी गा भी बोलेगा। इसका कुछ श्योर नहीं है। रफ ट्यूनिंग करके ज़्यादातर रीड्स आता है, इसलिए हमें रीड्स को ट्यून करना होता है। ट्यून या फ्रीक्वेंसी या आवाज़ का उतारना चढ़ाना आवश्यक है। जो अनट्यून्ड रीड्स है, जो कंपनी से जो आए हुए रीड्स है, उसको हारमोनियम में डालने के बाद एक बार हमको थॉरोली ट्यून करना पड़ता है। वो टाइम लगता है क्योंकि उसमें बहुत कुछ उतारना चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो रेगुलर पिच पे तो नहीं रहता है। तो नए रीड में वर्क करने में टाइम लगता है। पश्चिम बंगाल छोड़ के इंडिया में बाकी जो मैन्युफैक्चरर है, जो दुकानदार है, वो रीड कंपनी से लाके हारमोनियम पे बिठा देता है, बाद में उसको थरो ट्यून करता है, हर एक सुर को सेट कर लेता है। तो से एक बार वो ट्यून होने के बाद फिर उसमें इतना मेजर ट्यूनिंग डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा सा माइनर वेरिएशंस रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हारमोनियम निर्माता है, मेकर है, पहले रीड को वॉइसिंग करेगा। वो वॉइसिंग के लिए एक छोटा सा मशीन होता है, उसमें नीचे एक बेलो होता है, दामन होता है, उसमें से हवा भरता है और ऊपर एक एक रीड रखने का एक स्लॉट होता है, एक होल्ड होता है, उधर रीड रखता है और उसको वॉइसिंग करता है। फिर उसे हारमोनियम में डालते हैं और फाइन ट्यून कर लेते हैं। आप ये पूरा वीडियो देख लेना तो आपको ये वॉइसिंग ट्यूनिंग के बारे में जो अंदर है वो क्लियरली समझ में आएगा। स्केल चेंजर हारमोनियम जो है वो बहुत भारी होता है, तो उसमें सुर डाल के समझो 4 लाइन का वाजे है तो बहुत हेवी रहता है। बार बार खुलना, ट्यून करना, बंद करना, ट्यून करना, ये आसान नहीं है। तो वॉइसिंग एक जरूरियात है। लेकिन जो अपना सादे वाजे है उसमें तो वॉइसिंग करके बिना डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वॉइसिंग एक बार कर लेते हैं तो हारमोनियम की ट्यूनिंग लगभग 90-95% 90% से ऊपर ओके हो जाता है। फिर उसको हारमोनियम में डाल के खाली फाइन ट्यून करने का होता है। और कोई कोई सुर जो है, रीड है, वो वॉइसिंग में ही 100% ट्यून में आ जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी सुर एक हारमोनियम से दूसरी हारमोनियम में बदल देगा, आप स्क्रू टाइट करेगा तो उसको वापस ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्क्रू आप जितना टाइट करते हैं और उसको जितना फिटिंग परफेक्शन करता है और हवा जितना प्रेशर से पंप करता है, उसकी जो वाल्व प्रणाली है, ये सब ट्यून में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप विशेषज्ञ नहीं हैं तो रीड्स को खुद वॉइसिंग या ट्यून करने की कोशिश ना करें। यह एक विशेषज्ञ कार्यकर्ता का काम है और
ये वॉइसिंग और ट्यूनिंग करने के लिए अनुभव की ज़रूरत होती है और फ्रीक्वेंसी, श्रुति, ये सब के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, 15 साल पहले मैंने लंदन से एक कॉर्ग ट्यूनर DTM-12 खरीदा था। उस समय भारत में कॉर्ग की प्रोडक्ट, उत्पाद उपलब्ध नहीं थे। उस समय यह ट्यूनर भारत में बहुत कम था, शायद 8 या 10 हारमोनियम मैन्युफैक्चरर के पास ये ट्यूनर थे, क्योंकि उस समय इनकी कीमत 5,000 से ऊपर था। 15 साल पहले 5,000 मतलब एक बड़ा रकम होता है, बड़ा अमाउंट होता है। ये DTM ट्यूनर आप देख लीजिए, ये कॉर्ग कंपनी का DTM-12 ट्यूनर है। ये वर्ल्ड फेमस ट्यूनर है। हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ट्यून करने में ये बहुत यूज़ होता है और इसमें मेट्रोनोम भी है। ये हाई क्वालिटी का ट्यूनर में माना जाता है। लेकिन मुझे संपूर्ण हारमोनियम ट्यूनिंग के लिए अनुपयुक्त लगा, इतना अच्छा नहीं लगा। हमने इससे सिर्फ बेस ट्यून 440 हर्ट्ज ली और फिर हारमोनियम को मैन्युअल रूप से ट्यून किया। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ, बहुत लोग मोबाइल में ट्यूनर डाउनलोड करता है और 500-600 वाला जो अभी जो ट्यूनर मिलते हैं वो लेके आता है और हारमोनियम ट्यून करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं इतना डिटेल में ये आपको बता देता हूँ। इतनी हाई क्वालिटी ट्यूनर मैं यूज़ करता था, फिर भी उसकी मुख्य समस्या यह थी कि जब आप हारमोनियम के अंदर पूरी हवा देते हैं तो यह ट्यूनर रीडिंग स्थिर नहीं हो रहा था। जब तक अपने कान सही आवृत्ति या श्रुति या फ्रीक्वेंसी को पहचानने में काबिल नहीं हो जाता है, तब तक आप बेस रीड्स की मंद्र सप्तक और फीमेल रीड की तार सप्तक में सही ट्यूनिंग नहीं पा सकेगा। इन शॉर्ट, कोई भी ट्यूनर से आप 3 लाइन या 4 लाइन्स का स्केल चेंजर को ट्यून करने को बैठेगा, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। आवाज़ ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा और आप आवाज़ कम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा। एक ही सुर में आपको 2 फ्रीक्वेंसियाँ देगा और ट्यूनिंग कभी स्टेडी नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। तो आपको चेंजर है जैसे हाई क्वालिटी वाजे काली ट्यूनर से आप ट्यून नहीं कर सकेगा। आपको उसकी नॉलेज, सुर की नॉलेज, फ्रीक्वेंसी की नॉलेज ज़रूरी है। मैंने ऐसे कुछ हारमोनियम्स देखा है, स्पेशली स्केल चेंजर, जिसको बेस, मंद्र सप्तक, फीमेल या मादी सुर के तार सप्तक पर ट्यून परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि रीड्स को इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर का उपयोग करके ट्यून किया जाता है और ट्यूनर सही फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ सकते। 100% आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो एटमॉस्फेयर है, जो आवाज़ है, अलग अलग चकली की आवाज़ हो, नहीं तो फैन का आवाज़ हो, कोई भी आवाज़ वो पकड़ लेता है तो वो परफेक्शन छोड़ देता है। तो आपको हारमोनियम ट्यून करना है तो फ्रीक्वेंसी की नॉलेज, सुर की नॉलेज नहीं है, वो आदमी नहीं कर पाएगा। जो मध्य सप्तक की जो सुर है वो ये ट्यूनर परफेक्टली पकड़ लेता है। तो मध्य सप्तक में कोई भी सुर हो, करज हो, नर हो, मादी हो, उसको मध्य भाग में आपको ट्यून करना है तो ये ट्यूनर से लगभग हो जाता है, 98% परफेक्शन मिल जाता है। अब आइए रीड की वॉइसिंग और ट्यूनिंग की जो प्रक्रिया है, एक्टिविटी है, वो जस्ट आप देख लीजिए। सुर को ट्यून करने के लिए हमको 2 टूल्स चाहिए। एक देखो, एक छोटा सा चिसिल है, ये एकदम शार्प है
और दूसरा जो हमको चाहिए ऐसी एक पट्टी चाहिए। सुर की ये साइड पे से हम मटेरियल निकालेगा ऐसा, तो सुर ऊपर जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी हाई जाएगा। तो जितना हम निकालेगा इतना उसका फ्रीक्वेंसी हाई होके जाएगा। और इधर से हम निकालेगा, ये रिविट होता है, ये दो रिविट है, ये रिविट की साइड से अगर निकालेगा तो फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा। यही ट्यूनिंग का सिस्टम है। तो इतना कठिन नहीं है, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये लो करेगा और हम इधर से निकालेगा तो ये हाई करेगा। ये है ट्यूनिंग मेथड। वॉइसिंग में ये पूरी रीड को पतला कर लेते हैं। ये फाइल है जिसको हम रेती भी बोलते हैं। ये रेती से हम इनको पतला कर लेगा। देखो ये पूरे को पतला करते हैं। और इनके लिए एक छोटा सा मशीन भी चाहिए, हवा भर के इसको बार बार चेक करना पड़ता है। तो एक छोटा सा सेटअप चाहिए, वो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। ऐसे सेटअप चाहिए। और ट्यून करना है तो ये सुर को हारमोनियम में डालना पड़ेगा, उसके बाद में वो ट्यून होगा। शायद आप समझा होगा ये ट्यूनिंग कैसे करते हैं और ये वॉइसिंग कैसे करते हैं। केसरियल पेरिस रीड है, इसको वॉइसिंग किया है। ये जर्मन जूबलेट रीड है, इसको पूरे वॉइसिंग करके हारमोनियम पे डाला हुआ है। मेरी राय में नई रीड को वॉइसिंग करना जरूरी नहीं है। वॉइसिंग से रीड की जिप, जो बीच की जो पट्टी है, टंग है, वो पतला हो जाता है। और उसमें एक एडवांटेज ये है, उनकी बेनिफिट ये है, ये जितना पट्टी पतला वो कम हवा में एक साथ बोलेगा। और पट्टी जाड़ा होता है, थिक हो जाता है, हेवी होता है, तो हवा एयर ज़्यादा मांगेगा। इसके लिए वो वॉइसिंग करके सेट कर लेता है, तो वो जल्दी खुल जाता है। आप चाबी को दबाएगा तो इंस्टेंट रेस्पॉन्स देगा, उसमें टाइम नहीं जाएगा, बजाते रहिए, सुर आते रहेगा। उसके लिए पट्टी पतला होना अच्छे है, लेकिन उसमें कुछ डिसएडवांटेज है, वो मैं इधर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। ओके, एक मेरी एडवाइस, मेरी राय ये है, आप कभी भी हारमोनियम में ज़्यादा हवा नहीं भरना, स्पेशली स्केल चेंजर में। वो आपका हारमोनियम का ट्यूनिंग बिगाड़ सकता है। ये वीडियो शायद आपको मददगार रहा होगा। अलग वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।